हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग मेंडल के जो लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके कुछ इनहेरिटेंस को देखेंगे कि किस प्रकार से मेंडल साहब ने कैसे इनहेरिटेंस को आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेंडल के बायोग्राफी पर। मेंडल थे कौन, कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम था उनका, पूरा सारा चीज, उनका बॉर्न कब हुआ था, उनका डेथ कब हुआ था, कैसे डेथ हुआ था, ये सारा चीज। और दूसरा चीज एक और बात कि मेंडल साहब ने सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट क्यों किए थे, ये सारा चीज हम लोग आज डिटेल करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले लिखा है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए आज का जो हमारा क्लास है आपको हम दिखा देते हैं। पहला हम लोग स्लाइड पे पढ़ेंगे मेंडल के बारे में, दूसरे स्लाइड पे उनके एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से हुए थे, तीसरे स्लाइड पे हम लोग के हैं 7 कैरेक्टर आपके हैं कि 7 कैरेक्टर कौन कौन थे। और आज लास्ट हमारा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था। ठीक है, ये आज के हमारे कुछ टॉपिक है। और हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मेंडल के पूरा नाम के बारे में कि मेंडल का पूरा नाम एक्चुअली में था क्या। ठीक है, तो बात करते हैं बाबू, मेंडल का पूरा नाम जो था, ध्यान समझिएगा तब। मेंडल का पूरा नाम जो था हमारा वो था ग्रेगर जॉन मेंडल था। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि मेंडल साहब जैसे हम लोग का भी नाम होता है ना, एक शॉर्ट नेम होता है जिसे लोग बुलाते हैं, जैसे आकाश, ये वगैरह वगैरह जो भी नाम होता हो। एक होता है आपका फुल नेम, आकाश कुमार गुप्ता, ये आपका पूरा नाम है। इस नाम से आपको पता चलता है कि आप किस कास्ट से हैं, किस धर्म से हैं, सारा चीज हम लोग डिटेल कर लेते हैं। तो ये आपका है, इसमें फुल नाम है क्या मेंडल साहब का, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद है मेंडल वाज बोर्न ऑन 22 जुलाई 1822 इन ऑस्ट्रिया। यानी कि मेंडल साहब का जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी वियना होती है। कहाँ होती है, वियना। ठीक है, ध्यान देना थोड़ा सा। चलिए उसके बाद देखिए दो चीज हमने सीखा कि एक मेंडल का नाम, पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, एक मेंडल का जन्म आपका 22 जुलाई 1822 ईस्वी को ऑस्ट्रिया में हुआ था। तीसरा पॉइंट हमारा है ही हैड अ प्रोफेशन ऑफ फादर ऑफ चर्च। यानी कि वह पेशे से क्या थे, चर्च के फादर थे। जैसे हम लोग होता है ना फादर, जैसे हम लोग मंदिर में पुजारी होते हैं ना, तो उसके बाद मस्जिद में आपके मौलवी साहब होते हैं, उसी तरह से चर्च में कौन होते हैं, फादर होते हैं। ठीक है, ध्यान देना। और फादर का एक क्वालिटी बता देते हैं कि फादर, देखो कोई भी चीज बनना आसान नहीं होता है, उस चीज को निभाना, उस चीज को अलाउ करना बड़ा कठिन काम होता है। जैसे अगर टीचर बनना आम बात है, लेकिन टीचर के गरिमा को बनाए रखना, टीचर के जो भी क्वालिटी है उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी चीज होती है कि नहीं। उसी प्रकार से जैसे आपका चर्च के लोग फादर बनते हैं, उनके पीछे बहुत सारे कंडीशन होती हैं। पहला कंडीशन तो ये होता है कि वो किसी भी जानवर को नहीं मार सकते हैं, यानी कि हत्या करना पाप है। वो चर्च के फादर के लिए है, ऐसे तो सभी लोगों के लिए है कि बेवजह किसी को मारा नहीं जाता है। महावीर जी का एक बड़ा बढ़िया था, अंगुली माल को सिखाए थे कि जब तुम्हें किसी बनाने का अधिकार नहीं दिया है तो बिगाड़ने का अधिकार तुमको किसी ने नहीं दिया। जब तुम किसी वस्तु को बना नहीं सकते हो तो उसको बिगाड़ने का अधिकार भी तुमको नहीं होना चाहिए। यही चीज था, चर्च के जितने भी फादर है वो सारे के सारे क्या होते हैं कि आपके किसी भी जीव जंतु को मार नहीं सकते थे। तो पहला कारण तो यहाँ ये निकल कर आया कि सब जब चर्च के फादर थे तो जाहिर सी बात है कि अपना एक्सपेरिमेंट किसी एनिमल, किसी जानवर पर बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ये तो पहली बात है कि अगर जानवर और किसी एनिमल पर करते भी तो उसको मारना पड़ता, उसके सेल को लेना पड़ता और वहां से एक्सपेरिमेंट करते ही, लेकिन ऐसा ये इन्होंने अपने नहीं किया। तो पहली बात हमारी ये है खत्म कि हम पूरे मेंडल साहब अपने एक्सपेरिमेंट में किसको लिए थे, प्लांट को लिए थे।
अब प्लांट में पी प्लांट को क्यों सिलेक्शन किए, ये बात हम लोग इस जानेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है ही वर्कड ऑन गार्डन पी, और इन्होंने अपना पूरा काम एक गार्डन पी पर संपन्न किया था। गार्डन पी मतलब जो बगीचा में हम लोग एक मटर का पौधा लगाते तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गार्डन पी बोलते हैं, राइट। और इस पी का साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है पाइसम सटाइवम। क्या होता है, पाइसम सटाइवम। तो पाइसम क्या हो गया आपका, बोलिए जीनस, और सटाइवम क्या हो गया आपका स्पीशीज, ठीक है। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत है, ये माउथ में थोड़ा सा इन्फेक्शन टाइप का हो गया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए थोड़ा सा आवाज अजीब टाइप का भी आ रहा होगा, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ही वर्कड ऑन गार्डन पी, और पी का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, पाइसम सटाइवम। और ये किस पर खोज किए थे, अपना वर्क किए थे, गार्डन पी पर किए थे। कोई दिक्कत है यहां तक। फ्रॉम 1856 टू 1863, यानी कि ये टोटल 7 वर्ष लग गया था इनको एक्सपेरिमेंट पूरा करने में। 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा। यानी कि अप्रॉक्स कितना हमारा हो गया बाबू, 7 ईयर्स, यानी कि 7 ईयर्स ये अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करते रहे। कोई दिक्कत, चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद है हिज एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, यानी कि इनके एक्सपेरिमेंट को हम हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मीन्स, इसको हिंदी में संकरीकरण बोलते हैं। यानी कि इनका एक रवैया क्या था कि जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे वो सारे एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट हुआ करते थे उस रिजल्ट को उन्होंने काउंट डाउन करना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि लिखते चले गए कि हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया तो इससे हमको क्या प्राप्त हुआ, इस टोटल चीज उन्होंने क्या किया, लिखते चले गए। कोई दिक्कत, नेक्स्ट आइए। His works and papers were rejected several times because he used math in biology. अब बात ये आती है भैया कि ये इनके जो एक्सपेरिमेंट थे आखिर रिजेक्टेड क्यों हो गए, लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा था इनके एक्सपेरिमेंट को। तो कारण ये था कि ये बायोलॉजी में भी मैथ को यूज करते थे, यानी कि मैथ के जितने भी टूल्स हुआ करते हैं उनका प्रयोग ये अपने एक्सपेरिमेंट में करने लगे। तो लोगों को समझ से परे हो गया कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है, ठीक है। इसलिए इनके कुछ समय के लिए इनके जो एक्सपेरिमेंट थे उसको क्या किया गया, अन्य जगहों पर विभिन्न प्रकार से क्या किया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद है he succeed because he choose pea plant whose life span 2 to 3 months, यानी कि इन्होंने क्या किया कि पी प्लांट को चूज किया जिसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 2 से 3 मंथ होता है। बोलो कोई दिक्कत, 2 से 3 मंथ होता है। उसके बाद ही वॉज डाइड इन 1884 ड्यू टू ब्राइट डिजीज, और ब्राइट डिजीज किसको इफेक्ट करता है, किडनी को इफेक्ट करता है। यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1884 में, और किसके वजह से, ब्राइट डिजीज से की वजह से हुई थी। और ब्राइट डिजीज एक ऐसा रोग है जो किडनी को क्या करता है, इफेक्ट करता है, किडनी को प्रभावित करता है, ठीक। इसके चलते इनकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। बोलो इतनी बात समझ में आया। तो अभी तक हमने 2 बातें सीखी, एक बात ये सीखा और एक बात हमने सीखा क्या, ये वाले। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक। उसके बाद आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगला है हमारा ध्यान से देखिएगा बाबू। देखिए, मेंडल्स फाउंड
द 7 कैरेक्टर इन पी प्लांट। अब आपको हम बता देते हैं थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम पी प्लांट की बात करते हैं, ठीक है, तो पी प्लांट में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 14 होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 14। तो बोलो कितने कैरेक्टर बाहर आएंगे? 7 7। अरे 7 मेल के 7 फीमेल के बनेंगे ना जी, तो कितने कैरेक्टर बने हमारे? 7। तब समझ आ गया कि मेंडल साहब को 7 ही कैरेक्टर क्यों लाए थे? वो आपका था मटर के वजह से, क्योंकि मटर के पौधे का क्रोमोसोम संख्या टोटल कितना होता है? 14 होता है। और 14 को जब हम लोग माइटोमियोसिस करेंगे तो 7 मेल के बन जाएंगे और 7 फीमेल के बन जाएंगे। तो टोटली कैरेक्टर कितने बनेंगे हमारे पास? 7 बनेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो गया सीरियल नंबर 1 से 7 तक। एक में हो गया आपका नेम ऑफ कैरेक्टर, दूसरा में डोमिनेंट, तीसरा में रिसेसिव और चौथा में है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि ये कैरेक्टर किस नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर लागू हुआ। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम 7 क्रोमोसोम बनाते हैं पी प्लांट का, ऐसे 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 7 लिख भी देते हैं। ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, 5 6 और 7। इस तरह से 7 क्रोमोसोम हमारे हो गए टोटल। अब ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट क्या है? हाइट ऑफ प्लांट एक तरह का कैरेक्टर था। हाइट ऑफ प्लांट यानी कि पी प्लांट के हाइट की बात कर रहा था लोग। तो हाइट ऑफ प्लांट पहला कैरेक्टर, इसमें डोमिनेंट क्या होगा? टॉल हो जाएगा। क्या होगा? टॉल। और टॉल को किससे इंडिकेट करते हैं हम अपने जेनेटिक्स में? कैपिटल टी से। और ड्वार्फ इसका क्या होगा? रिसेसिव हो जाएगा। और इसको किससे? स्मॉल टी से। याद रखना हमेशा पूरे जेनेटिक्स में कि ड्वार्फ डिसाइड किससे होता है? डोमिनेंट कैरेक्टर से, ना कि आपका रिसेसिव से डोमिनेंट आपका डिसाइड होता है, कभी नहीं। जब भी डिसाइड होगा ड्वार्फ रिसेसिव किससे? डोमिनेंट से। तो देखो यहाँ पर कैपिटल टी था, तो हमने सॉरी टाल था, इसका हमने टी लिख दिया। यहां पर हमको लिखना चाहिए डी, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी का स्मॉल क्या होता है? स्मॉल टी होता है। तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर से हमने किसको डिसाइड किया? रिसेसिव कैरेक्टर को। कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए, और ये जो हाइट ऑफ प्लांट था वो किस नंबर पे था? बोलिए। वो था चौथे नंबर पर। बोलो आया समझ में? किस नंबर पे? चौथे नंबर पे। उसके बाद ध्यान देना सेकंड वाला, पोजीशन ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प के स्थिति कहां थी। इसमें एक्सियल शीर्ष भाग, टर्मिनल नीचे वाला भाग, लोअर भाग, और ये किस क्रोमोसोम पर? चौथे क्रोमोसोम पर। तो पोजीशन ऑफ कलर में एक्सियल जो था हमारा, इसका डोमिनेंट क्या है? कैपिटल है। और इसका रिसेसिव क्या बनेगा? स्मॉल। अभी पता है ना, ये मत जाना कि टी है तो टी लिख देना, डी है तो टी, नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हमें जब भी रिसेसिव बनाना होगा तो सबसे पहले किसको झांकेंगे? डोमिनेंट को जाएंगे। डोमिनेंट में कौन सा आपका अल्फाबेट हमारा है, राइट, उसके अनुसार उसका हम क्या करेंगे? स्मॉल लेटर लिखेंगे, राइट। अब ध्यान देना। उसके बाद है तीसरा है हमारा कलर ऑफ फ्लावर। इसका कलर ऑफ फ्लावर में डोमिनेंट क्या हमारा? वायलेट है। तो भाई भी है, तो इसका रिसेसिव क्या बन जाएगा? स्मॉल भी, व्हाइट। और ये किस क्रोमोसोम पर? फर्स्ट क्रोमोसोम पर। ऐसा में अब ध्यान देना। चौथा है शेप ऑफ पॉड, कली का आकार। कली, पॉड मतलब कली होता है, ठीक है, कली। तो इनफ्लेटेड यानी कि चपटा, और कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब सिकड़ा हुआ। तो इसका आई और इसका स्मॉल आई। और किस क्रोमोसोम पर? पांचवें क्रोमोसोम पर। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? उसके बाद है कलर ऑफ पॉड यानी कि कली का रंग कैसा था? तो ग्रीन, और ग्रीन का कैपिटल जी, और इसका रिसेसिव क्या होगा? येलो, और येलो का होगा हमारा स्मॉल जी हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आया? कोई दिक्कत? एनीबॉडी कोई प्रॉब्लम? और ये भी किस क्रोमोसोम पर? चौथे नंबर क्रोमोसोम पर, जो कि हमने घेर दिया है ऑलरेडी। उसके बाद है शेप ऑफ सीड।
बीज का आकार तो कैसा था, राउंड यानी कि गोलाकार था, और उसका रिसेसिव कैसा था, व्रिंकल्ड। तो यहां पर कैपिटल आर और यहां पर स्मॉल आर, राइट। नेक्स्ट आते हैं, और ये किस क्रोमोसोम पर, 7 नंबर क्रोमोसोम पर था। अब ध्यान देना, कलर ऑफ सीड यानी कि बीज का रंग कैसा है, येलो। येलो क्या होता है हमारा, डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिसेसिव क्या इसका है, ग्रीन। तो ग्रीन रिसेसिव है, तो इसका डोमिनेंट जब वाई होगा तो आपका रिसेसिव क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा, होगा ना। और किस क्रोमोसोम पर, फर्स्ट वाले क्रोमोसोम पर। तो यहां से ये देखो कि पी प्लांट के 3 ऐसे क्रोमोसोम थे जहां पर हमें एक भी कैरेक्टर नहीं मिला। कौन कौन, एक आपका सेकेंड यानी कि सेकेंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम और 6th क्रोमोसोम। तो याद रखो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी कि 2, 3 और 6 ऐसे क्रोमोसोम थे जहां पर किसी भी प्रकार का कोई कैरेक्टर नहीं मिला। बाकी 1 पे, 4 पे, 2, उसके बाद 5 पे, 7 पे मिला हमको कैरेक्टर, ठीक है। तो ये था टोटली मेंडल का 7 कैरेक्टर हमारा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक, एक बार इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आया अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या है बाबू, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ध्यान देना। कह रहेगा इट इज गिवन बाय मेंडल। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिया किसने था, मेंडल साहब दिए थे। इन विच मेंडल ऑब्जर्व्ड इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल ट्रेट, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब क्या होता है, वन, मोनो मतलब वन। तो इसमें सिंगल ट्रैक्ट लिया गया था, सिंगल लक्षण लिया गया था, एक लक्षण, सिंपल। अब ध्यान देना कैसे, ध्यान दो, एग्जांपल पे समझ में आ जाएगा। देखो हमने 2 कैटेगरी लिया, एक मेल का और दूसरा फीमेल का, और मेल पेरेंट, सॉरी मेल पेरेंट, और यहां पर क्या था, फीमेल पेरेंट। अब यहां पर हमारा जो कैरेक्टर था, ध्यान देना, यहां पर जो कैरेक्टर था हमारा कैपिटल जी, और यहां पर इसका रिसेसिव क्या होगा, स्मॉल जी, स्मॉल जी। अब ये मत करना कि सर 2 है, आप तो सिंगल लिखे हैं। अरे भैया ऐसे रीति हमारा गैमेट हो गया ना, हमको क्या लेना है, मेल का कैरेक्टर। तो मेल सबसे पहले कैसे आएंगे, डिप्लॉयड होते हैं, आगे में। तो कैपिटल जी और यहां पर स्मॉल जी, स्मॉल जी। तो ये ग्रीन हमारा क्या था, ध्यान देना, ग्रीन हमारा क्या था, डोमिनेंट, और उसका रिसेसिव क्या था, येलो। तो इसी प्रकार से यहां देखो ग्रीन क्या है, डोमिनेंट है, और रिसेसिव क्या हमारा, येलो है। कोई दिक्कत। अब यहां से गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी कि हमने गैमेट का निर्माण किया। तो ये हमारा क्या है, जाइगोट है। तो जाइगोट है, यहां से हमने डिप्लॉयड से क्या बनाया, इसको हैप्लॉयड बनाया। तो कैपिटल जी जो डबल है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सिंगल जी निकलेगा बाहर। यहां भी डबल है तो क्या निकलेगा, स्मॉल जी, सिंगल निकलेगा। फिर दोनों क्रॉस करेंगे। अब ध्यान देना चाहिए और बात हमारी, इनका कैरेक्टर अलग है, इनका कैरेक्टर अलग है, तो बोलो कौन सा पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ना। हमने क्लास 12 के 2nd चैप्टर में पढ़े थे क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेम तरह के कैरेक्टर होते हैं वहां क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब डिफरेंट तरह के कैरेक्टर होता है वहां क्रॉस होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। कोई दिक्कत, चलिए यहां पर ध्यान देना, यहां भी गैमेट हो जाती है। यहां क्या बना हमारा, F1 जनरेशन में क्या बना हमारा, कैपिटल जी और स्मॉल जी, और इसको हम बोलेंगे क्या, कौन से कैरेक्टर हमारा होगा, ये ग्रीन हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, क्या होगा, ग्रीन, क्योंकि यहां पर डोमिनेंट जो है वो इफेक्टिव है किस पर, रिसेसिव पर। आया समझ में। उसके बाद यहां देखो सेकेंड भाग में हमने क्या किया कि मेल में भी कैपिटल जी स्मॉल जी और फीमेल को भी कैपिटल जी स्मॉल जी लिया। तो बोलो यहां पर दोनों कैरेक्टर जो हमारे हैं वो क्या है, एक जैसे सिमिलर है। तो बोलो कौन सा पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, सिंपल बात। अब यहां पर 2 तरह कैटेगरी बने, एक हमारा कैपिटल जी, एक हमारा स्मॉल जी। ये हमारा कैपिटल जी, ये हमारा स्मॉल जी। अब फिर हमने F2 जनरेशन में, ध्यान देना, F2 जनरेशन में हमेशा जो फीमेल, ये मेल जो होता है इस तरह से और फीमेल जो होती है इस तरह से। तो ये हमारी फीमेल की कैटेगरी है,
और ये हमारे मेल की कैटेगरी। कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है, मेंडल साहब प्रयोग किए थे अपना। तो यहां पर हमने मेल ले लिया कैपिटल जी स्मॉल जी, यहां पर मेल ले लिया कैपिटल जी स्मॉल जी, और दोनों को जब क्रॉस कराया तब कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी, स्मॉल जी स्मॉल जी। अब यहां पर ध्यान दो, हमने आपको टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था फिनोटिपिक और जीनोटिपिक। आपको बताए थे कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है और हमारा जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है। सारा चीज आपको टर्मिनोलॉजी में जाकर पढ़िए, वीडियो देखिए वहां पर, लेक्चर नंबर 5, वहां पर जाकर देखिए, आपको फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों मिलेगा और डिटेल के साथ मिलेगा कि कैसे हमने यहाँ पर डिटरमाइन किया था कि कैसे फिनोटिपिक रेशियो होगा, कैसे आपका जीनोटाइप रेशियो होगा। तो हमने फिनोटिपिक रेशियो में देखा क्या, 3:1। अब ध्यान देना, ग्रीन कब होगा, 1, 2 और 3, तीनों ग्रीन होगा ना, सिंपल। यानी कि जब हम एक्सटर्नल एक्टिविटी पर कैरेक्टर को डिटरमाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं, फिनोटाइपिक एक्सटर्नल, और जब इंटरनल पर देखते हैं तो क्या बोलेंगे उसको, जीनोटाइप। काम खत्म, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे देखो कितने ग्रीन है, 1, 2 और 3, और कितना येलो है, 1, तो 3:1। ये हो गया एक्सटर्नल पार्ट पे। अगर हम इंटरनल पार्ट पे देखते हैं तो आप बोलो कि प्रॉपर ग्रीन कब है, तो सर प्रॉपर ग्रीन तो एगो है, यानी कि कंप्लीट ग्रीन देखा जाए तो हमारा एक ही है, तो 1:2 आ गया। अब इनकम्प्लीट ग्रीन का गो है, 2 गो है, एक यहां और एक यहां, 2 हो गया। और कंप्लीट आपका येलो का गो है सर, एगो है, तो 1:2:1। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? तो ये तो बाबू हमारा क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और ये इस बिंदु से आज का हम लोग लेक्चर यहां समाप्त करते हैं, और आगे हम लोग मिलेंगे आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के साथ, जो कि मेंडल का सबसे पहला रूल था, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो 2 रूल हम लोग वहां पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों रूल किस पर आधारित हमारा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे है। अभी हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे जब आपको पढ़ाएंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब। कोई दिक्कत? तो यहां तक आपने कुछ सीखा, एक बार फिर से स्लाइड को हम ला देते हैं। चलिए, ये हमारा आज का पहला स्लाइड था जहां पर हमने सीखा मेंडल के बारे में। ये हमारा मेंडल के कुछ एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किए थे, कैसे उनकी मृत्यु हुई, कैसे उनका क्या था, सारा चीज। और ये है मेंडल के 7 कैरेक्टर, और ये भाई हमारे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो इस तरह से बाबू हमने सीखा क्या कि किस प्रकार से मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो को लाया था। ठीक है, तो इस वीडियो से हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसके साथ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ मेंडल। ठीक है, यानी कि मेंडल साहब का पहला रूल था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसका एक अपोजिट आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो भी आपको हम लोग प्रूफ के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए, ऐसे मतलब अच्छे स्टडी पाने के लिए आप जरूर जुड़िए सृष्टि द विजन यूट्यूब चैनल से, और अपने जुड़िए और अपने साथियों को जोड़िए, ताकि उन भाई लोगों का भी क्या हो, एक तरह का कल्याण हो जाए। हम लोग मेहनत जारी रखे हैं, ठीक है, आपको बेटर से बेटर देने का हमने प्रयास किया है, और करेंगे अंत समय तक आपको हम देते रहेंगे ऐसे ऐसे वीडियो। इससे भी और बेटर सोच रहे हैं कि और कुछ इसमें नया किया जाए, तो नया तब किया जाएगा जब आप कमेंट कीजिएगा वहां पर कि ना सर इसमें और थोड़ा सा बिल्डअप किया जाए, तब जाकर हम लोग और इसमें थोड़ा सा एनर्जी लाएंगे। ऐसी तो एनर्जी लाते हैं, ऐसा बात नहीं है, एनर्जी तो है। देखो मुंह में घाव है, तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो बनाना मेरा एक स्वभाव है। ठीक है, बोलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप छोटे भाइयों के लिए, आप छोटे बहनों के लिए एक वीडियो हम लोग जरूर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से बाबू आप जितना हम मेहनत करें उतना बस आप एक मेहनत मेरे लिए कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और शेयर करते रहिए, ताकि अन्य लोगों को भी पता चले कि ना इस वीडियो पे ऐसे ऐसे वीडियो मिलते हैं। कोई दिक्कत? तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।